आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हर रोज की तरह सज्जन कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और आज हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी भी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। दमदार 10 में बहुत सारी खबरें होती हैं और हर खबरों का अंदर का विश्लेषण होता है और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होती है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध में क्या होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दे, भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। 108 दिन के खून खराबे के बाद ईरान और अमेरिकी परमानेंट युद्ध विराम के लिए ईरानी और अमेरिकी राजी हो गए हैं। दुनिया पर लगी हुई तेल बंदी हटाने का समय आ चुका है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की परिस्थिति में आ गया है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान पीस डील पर साइन करने के लिए तैयार है। तारीख आ चुकी है 19 जून और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देश पीस डील साइन करेंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। हॉर्मुज पर किसी भी तरह का कोई टोल नहीं लगेगा। ट्रंप ने समंदर में ईरान के खिलाफ लगी हुई अमेरिकन नेवी की नाकाबंदी को हटाने का भी आदेश जारी कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री माइंस को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। ट्रंप के इस दावे पर ईरान ने कहा। ट्रंप ने ईरान की कौन कौन सी शर्तें मान ली और आखिरी मौके पर ईरान को ट्रंप ने कैसे और क्या कंसेशन दिए हैं, ये तमाम सवाल हैं। आज इन्हीं का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डील से इजरायली पीएम नेतन्याहू क्या खुश है, क्योंकि ईरान की जो शर्त है उसमें सबसे पहले नंबर पर लेबनान है। 24 घंटे पहले इजरायल ने बैरूत में एक बार फिर से बमबारी कर दी। ऐसे में क्या ट्रंप नेतन्याहू को मना पाएंगे? क्या लेबनान से इजरायली फौज हटेगी? तो इजरायल के हिस्से पर हम बात करें उससे पहले पीस डील की जो 14 मुख्य शर्तें हैं वो मैं आपको बता देती हूं। इसमें कितनी ईरान के पक्ष में है, कितनी अमेरिका के फेवर में है, अमेरिका कितना झुका, ईरान कितना पीछे हटा, वो आप समझ लें। तो पहली शर्त तो यह है कि लेबनान समेत सभी फ्रंट पर परमानेंट युद्ध का खात्मा हो। ईरान ने इसे माना है। डील की शर्तों के मुताबिक अमेरिका ईरान के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देगा। 30 दिन के अंदर अंदर अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी हटेगी। ईरान के आसपास के इलाके से अमेरिकी सेना भी हटेगी और 30 दिन के अंदर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेगा। पर एक छोटा ट्विस्ट इसमें यह है कि ईरान ये कह रहा है कि वो अपने तय नियमों के हिसाब से ही हॉर्मुज चलाएगा। ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर लगे हुए सैंक्शन हटेंगे। बातचीत के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का निवेश का ब्यौरा भी पेश करेगा। ईरान ने भरोसा दिया है कि वो एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके साथ ही बातचीत के बीच ना अमेरिका इलाके में सैन्य ताकत बढ़ाएगा, ना ही कोई सेंक्शन लगाएगा। डील का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईरान की $24 अरब फ्री संपत्ति रिलीज की जाएगी। इसमें $12 अरब बातचीत शुरू होने से पहले रिलीज होगी। परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते और सभी सैंक्शन हटाने के लिए 60 दिन की बातचीत होगी और समझौते के पालन और लागू करने के लिए बाकायदा निगरानी के लिए एक सुपरवाइजरी तंत्र भी बनाया जाएगा। यूएनएससी इस प्रस्ताव के जो अंतिम मसौदा है उस पर भी अपनी मंजूरी देगा। आखिरकार चलिए यूएनएससी का भी नाम आया, चर्चा को शुरू करते हैं। और जितने भी पॉइंटर्स है वो लगातार आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो जो 14 अहम बिंदु हैं। पहला सवाल तो यही है प्रोफेसर साहब कि जितनी चर्चा हुई, जितना नुकसान हुआ, नुकसान का भी एक बड़ी लिस्ट में लेकर बैठी हुई हूं। पहले ये जो 14 पॉइंट की डील का मसौदा तैयार हुआ है, अमेरिका का पलड़ा भारी है या ईरान का पलड़ा भारी है? देखिए, ये मीनाक्षी बहुत बड़ा प्रश्न आप पूछ रही हैं कि किसका पलड़ा भारी है। मुझे लगता है कि जो इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं और जिस पिछले 4 महीने से ये चलता रहा है, तो ये कोई जीरो सम गेम नहीं होता कि किसी एक की जीत हो जाती है और किसी एक का हार हो जाता है। इसको नॉन जीरो सम गेम के रूप में आप देख सकते हैं। ईरान की देखें तो ईरान को भी स्पष्टतः लाभ है और अमेरिका को भी, खास करके अमेरिका की जो व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, खास करके जो युद्ध 10 दिन में समाप्त होने की जो उसकी ट्रंप की सोच थी वो नहीं हुआ। इसलिए एक तरह से देखें तो दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा गेन है।
ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में इजराइल इस पर किस प्रकार से अपने वक्तव्य रखता है या इजराइल की क्या मंशा और सोच होगी, उस पर कुछ बातें की जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये इस पूरे क्षेत्र में जो जिस प्रकार से अस्थिरता आ गई थी, इस पूरे क्षेत्र में खास करके जो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज है, जो वैश्विक स्तर पर मेरे ख्याल से इस हॉर्मुज की स्ट्रेट से विश्व के सारे टोटल शिपमेंट्स का 1/5 भाग जो है वो इसी से क्रॉस करता है। तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी स्थिरता आएगी। आप देखिए आज सूचकांक बढ़ रहा है, भारत में भी जो आपके स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें उछाल आता जा रहा है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत तो वैश्विक स्तर पर जो शांति प्रिय नागरिक हैं, जो समृद्धि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, सबसे बड़ी जीत तो उनकी है। मैं नुकसान की लेकिन बात कर लेती हूं। एक सेकंड और बात मैं कर लूं। देखिए, जब भी इस प्रकार के डील्स होते हैं तो उसको जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का लिटरेचर है उसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। फंक्शनलिज्म का मतलब होता है कि पीस बाय पीस, अर्थात शांति खंडों से होती है, टुकड़ों टुकड़ों से ही आप जोड़ जोड़कर आप एक जो व्यापक शांति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही डील में सारी बातें हो जाएंगी और विश्व जो है एकदम अचानक जहां नेगेटिविटी चल रही थी वहां अचानक पूरी पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दो मुख्य बातें हैं। सर, जहाज का इंजन चलने वाला है, ये बात समझ में आ रही है। अमेरिका का ब्लॉकेड हटने वाला है। ईरान भी धीरे धीरे कदम पीछे हटाने जा रहा है। एनपीटी पर राजी वो हो गया है, लेकिन वो ये कैसे हो पाया उसका एक छोटा सा मैं पहले जो डेटा लेकर बैठी हूं सचिन जी वो दे देती हूं, फिर आपके पास आती हूं। पेंटागन ने जो अनुमान लगाया कि इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका को कितना नुकसान हुआ वो मैं आपको बता दूं। इस पूरे सैन्य अभियान की लागत 29 अरब डॉलर के करीब और उससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना, यानी कि 360 अरब डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है अगर यह युद्ध लंबा और खिंचता है। यह अमेरिका का डर था। फिर 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा है। 42 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, आधुनिक ड्रोन जिसमें MQ-9 रीपर, F-35 और F-15E मार गिराए गए, कई गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भी हुए। सैन्य जो हताहत हुए हैं, 413 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। 13 अमेरिकी सैनिकों की तो मौत ही हो गई, जिसकी पुष्टि करने में अमेरिका भी घबरा रहा था, कतरा रहा था। ये अमेरिका का लॉस है जो अभी मैंने दर्शकों के सामने रखा। इसने अमेरिका को बाध्य कर दिया। देखिए, इसने तो बाध्य किया ही, और जैसा अभी बता रहे थे चंद्रचूड़ जी कि इसके अलावा आप देखिए कि इस युद्ध का नुकसान जो है, आर्थिक नुकसान पूरी दुनिया उठा रहा था। 20% आपका जो सप्लाई चेन है ऑयल का वो बाधित था। उसके अलावा आप देखिए कि रोज तकरीबन 25 बिलियन डॉलर जो है यूएस का खर्च हो रहा था। अभी यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अमेरिका ने इंटरनली कि आप सस्ते हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए, चूंकि कॉस्ट इतना ज्यादा हो रहा है लेसन लेते हुए। ईरान की हालत तो देखिए, ईरान तो तबाह हो गया है। अभी उनके पास ये भी आ गई थी कि सबसे बड़ा संकट जो ईरान को होने वाला था वो पीने के पानी का होने वाला था। इस बार मानसून भी बहुत खराब हो, तो ईरान भी अंदर से ये था। उसके साथ यूएस की बेबसी और व्याकुलता क्या थी? ट्रंप, उनका जन्मदिन आने वाला है, यूएस के इंडिपेंडेंस का 250वां साल होने वाला है, 1776 से 2026। उसके अलावा अभी वहां पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो सारे ऑप्टिक्स जिस तरीके के हैं उसमें ईरान वॉर में अगर डील नहीं होती तो इसका ये आउटकम अगर नहीं हो तो ये बहुत ही निगेटिव होता है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी थी। ईरान की तो अपनी लाचारी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो लड़ाई शुरू कहां से हुई थी? जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर फरवरी में अटैक किया, उस समय ऑलरेडी एक बातचीत चल रही थी और उसकी शर्तें लगभग वही थी जो अभी ट्रंप डिमांड कर रहे हैं। और ईरान तो पहले से एनपीटी का सिग्नेटरी है। आईएईए का सर्वेक्षण वहां पहले से चल रहा है। मैं इसलिए जानना चाहती बदलाव क्या हुआ, क्योंकि ईरान तो एग्जैक्टली वहीं पर खड़ा हुआ है। नहीं हुआ। देखिए, तो अमेरिका ने जहां से शुरू किया था वो एग्जैक्टली वहीं पर आकर ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी ताकत को एसेस किया। बुरी स्थिति में आप इजरायल के साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं, इजरायल के लीड में आप अटैक कर रहे हैं। आज आपने वर्चुअली इजरायल को अबेंडन किया है क्योंकि आपको ये डील चाहिए, क्योंकि इजरायल के लाने से डील जो है वो डील ब्रेकर रहेगा। लेबनान पे अटैक नहीं करना, ये सारा कुछ, और इजरायल को कोई बाध्य कर सकता है तो अमेरिका ही थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन अंतिम क्षण तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू, चूंकि उनका अपना अंदर भी डोमेस्टिक कंपल्शन है, लोकप्रियता की बात है, उन्होंने कोशिश की बेरूत पे अटैक करके, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे कंडेम किया, सब कुछ किया। तो कुल मिला के देखिए ये डेड एंड वॉर था। इससे निकलने के लिए दोनों पक्ष और पूरी दुनिया व्याकुल थे और सब लोग चाह रहे हैं कि ये हो जाए।
इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है, वो दे दे दर्शकों को। ईरान और अमेरिका के बीच लेबनान क्लॉज से नेतन्याहू खुश नहीं है। नेतन्याहू ने लेबनानी कब्जे वाले इलाके से अपनी फौज हटाने से मना कर दिया है। नेतन्याहू ने यह बात ट्रंप को भी बता दी है। नेतन्याहू की नाराजगी की दूसरी वजह यह भी है कि ईरान और अमेरिका के डील में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाने और उसके प्रॉक्सी गुट को मदद न देने की बात भी शामिल नहीं है। अब ये जो नेतन्याहू कह रहे हैं वो समझने की जरूरत है। कल भी इजरायली सेना ने बेरूत पर हमला किया था। बेरूत पर हमले के बाद ईरान ने बीती रात इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी समय में ट्रंप ने किसी तरह ईरान को रोका। खबर तो यह भी है कि इजराइल पर ईरान को हमला करने से रोकने के लिए ट्रंप ने डील में कई कंसेशंस भी किए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बेरूत पर इजरायली अटैक की निंदा भी की। अब डोनाल्ड ट्रंप निंदा कर सकते हैं, उसका पोस्ट दुनिया देख सकती है, लेकिन क्या इजराइल ने इसके बाद लेबनान पर अटैक करना बंद कर दिया? इजराइल पहले से ये कह रहा था कि ये डील प्रोफेसर साहब अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, इजराइल इसमें पार्टी नहीं है। लेकिन ये जंग भी शुरू इसलिए हुई, इजराइल के कांधे पर रखकर बंदूक अमेरिका ने दागी है ईरान पर। ये हमेशा होता रहा है। मैं कोई नई बात आपको एक और उदाहरण दे दूं कि एक समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय क्यूबा इसी तरह से बीच में फंसा था और उस समय क्यूबा सोवियत संघ की तरफ से एक राज्य के रूप में यूज किया गया था। और जैसे ही वो युद्ध खत्म हुआ और जैसे ही वो डील हुई, सोवियत संघ ने भी उसको डिसर्ट कर दिया और अमेरिका के साथ उसको आना पड़ा। मेरे ख्याल से इजराइल को अगर आप देखें तो इजराइल की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या रही होगी? इजराइल हमेशा चाहता होगा कि ईरान में रेजीम चेंज हो जाए। इजराइल हमेशा चाहेगा कि ईरान में और खासकर के ईरान में जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं उनका वहाँ से खात्मा हो जाए। इजराइल हमेशा चाहेगा कि वहाँ हिजबुल्लाह का जो प्रभाव है या हिजबुल्लाह की जो फंडिंग है वो बंद हो जाए। क्या वो हुआ? मेरे ख्याल से अगर इस डील को अभी, हालांकि डील के सारी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आएंगी, लेकिन जो अभी प्रमा फेसाई हमारे सामने आ रहा है उस पर यह बिल्कुल चीज़ तय है कि अगर कुछ हुआ तो इस्लाम में जो ईरान में जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं उनकी जो सत्ता है उसको करीब करीब वैधानिकता मिल गई और मजबूती, और वो IRGC को वैधानिकता मिल गई। यही नहीं, हॉर्मूज पर जो खास करके ईरान का अस्पष्ट क्लेम होता था उसको और स्पष्टता मिल गई, क्योंकि अब वो डील है जिसमें उसको ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपने क्वारंटाइन को या अपने नेवल ब्लॉकेड को हटाता है तो उसके बदले में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान की वहां उस पर पकड़ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये बिल्कुल स्थापित कर दी गई। तो मुझे लगता है कि डील से अगर देखा जाए तो अमेरिका को तो जो नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ, जो थोड़ी साख की क्षति हुई होगी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो इजराइल को हुआ। ईरान की भी क्षति हुई है, ईरान में भी मिसाइल ड्रोन्स खत्म किए गए, ईरान के भी नेवल पावर को टेस्ट किया गया। इसमें कोई इजराइल का जो ये स्टैंड है, नेतन्याहू जो कह रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि लेबनान में जहां तक उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया है वो वहां से अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वो एक फेस सेविंग डिवाइस हो सकता है कि मैं चलिए इतना मैं कम से कम, लेकिन अगर वो होता है तो फिर पूरे डील पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अमेरिका अल्टीमेटली अपने फ्रंट लाइन स्टेट को डिसर्ट करने की स्थिति में आएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात है। एक और बड़ी खबर दे देती हूँ, अमेरिका और ईरान की पीस डील पूरी होते ही इसका असर अब भारत से लेकर पूरी दुनिया के बाजार पर दिख रहा है, जिसका जिक्र अभी आज चर्चा में भी आपने सुना। सेंसेक्स 1100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर है, वहीं निफ्टी में भी 300 अंकों से ज्यादा का उछाल है। डील के ऐलान होने के साथ साथ इसका असर कच्चे तेल की कीमतों में दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। आज एशियाई कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। क्रूड ऑयल का भाव 4.39% टूटकर $81.15 प्रति बैरल यानी कि $81.15 पर इस वक्त ये आ गया है। इधर एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिका ईरान के बीच डील हो गई है। 19 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख आ गई है। इससे पहले 17 जून को फ्रांस में G7 की बैठक है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल होंगे और डील के बारे में अपने सहयोगियों को भी बताएंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी पहले ही फ्रांस पहुंच चुके हैं, इमैनुअल मैक्रोन से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस से स्लोवाकिया पहुंचे। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचने पर पीएम का
पारंपरिक स्लोवाक तरीके से स्वागत किया गया। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ब्रेड और नमक भेंट किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने स्लोवाकिया में रह रहे भारतीयों से मुलाकात भी की। इस दौरान भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे भी लगे। पीएम मोदी आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत संभव है। इसके पीछे का इतिहास भी जो है वो लगातार आपको हम डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि 1993 में चेकोस्लोवाकिया से जब ये अलग हुआ था तब से लेकर आज तक अभी तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री सजन जी स्लोवाकिया के दौरे पर नहीं गया था। तो जब हम B2B की बात करते हैं तो उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई सानी नहीं। वो तो ये कोशिश करते ही हैं कि पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, ये जो है वो हर देश के साथ भारत का अच्छा बेहतरीन रहे। लेकिन ये जो जंग खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, हॉर्मुज का संकट खत्म होने का आसार है, तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, कितना लार्जर इम्पैक्ट है ये? देखिए, बहुत बड़ा लार्जर इम्पैक्ट है। अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तो है कि तेल की कीमतों में ऑलरेडी $80 प्रति बैरल आ गया है। दूसरी देखिए, इसमें एक और भी है कि हॉर्मुज खुलने के साथ साथ चाइना ने क्या किया है कि लगभग 3.5 मिलियन बैरल पर डे जो वो मंगवा रहा था, उसकी कटिंग 11 मिलियन से 7.5 पे आ गया है। उससे हुआ है यूरिया पे एक्सपोर्ट चाइना ने खोल दिया है। तो अभी मॉनसून आ रहा है, खरीफ के फसल में आपको चाहिए यूरिया चाहिए, बिल्कुल, तो उसकी कीमत जो है बिल्कुल अभी जो वॉर के पहले थी वही उसके आसपास ही है। तो कुल मिला के भारत जो इस बात को लेके एक शंका थी कि हो सकता है कि यहाँ पे आर्थिक समस्या आए खेती को लेके और बाकी चीजों में भी, सप्लाई चेन को लेके, वो ठीक हो रहा है और दुनिया में भी इसका असर दिखेगा। उसके साथ जहां तक स्लोवाकिया की बात देखें तो सही बात है कि इसकी पृष्ठभूमि है कि ये लोग सोवियत ब्लॉक के चेकोस्लोवाकिया कंट्री थे। चेक और स्लोवाक अलग हुए तब से कोई भी भारत से बड़े जो हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां नहीं गए हैं। ये उस सीरीज का कदम है जिसमें भारत अपनी स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशन यूरोप के साथ मजबूत कर रहा है। तो वेस्टर्न यूरोप में चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, बाकी उसके पहले भी हम लोग फिनलैंड गए थे, बाकी कंट्री डेनमार्क गए थे, वहां पे हमने ऑलरेडी किया है इटली के साथ। उसके साथ ये देखिए पूर्वी यूरोप के साथ भी, ये पहले छोटे छोटे देशों के साथ कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो अगले 5 साल में वो डबल हो जाए और उसके साथ बाकी हमारी टेक्नोलॉजी की और बाकी और भी जो हमारे लिए जरूरी चीज है उस पर आदान प्रदान हो। तो ये भारत का जो ट्रंप के साथ हमारा G7 में होगी बात, और सबसे बड़ी जो चिंता पूरे देश की है और भारत की भी है वो टैरिफ वॉर की है। कि ट्रंप की एक आदत है कि जैसे ही वो एक समस्या से उबरते हैं वो दूसरी समस्या को पैदा कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे जो टैरिफ वॉर की एक आशंका है अमेरिका से, उसमें क्या है कि आप अपने डाइवर्सिफाई करें ट्रेड रिलेशंस को और उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें। आपको लग रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बायलैटरल मीटिंग होगी? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर मुलाकात तो होगी ही। बिल्कुल होगी, मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि ये दूसरी मुलाकात होगी ट्रंप फेस टू फेस सेकेंड टर्म में, और दोनों के जो पर्सनल केमिस्ट्री हैं वो थोड़ी मोड़ी जो आलोचनाएं हुई भी भारतीय विदेश नीति की कुछ, और संक्रमण काल में आलोचनाएं होती हैं, लेकिन उसको फिर से वापस पटरी पर लाने का एक पूरी कोशिश की जाएगी। और खास करके जो ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड बैरियर्स हैं उस मामले में मुझे लगता है ग्राउंड वर्क दोनों की मीटिंग में होगा। सज्जन जी अभी स्लोवाकिया की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से एक समय था भारतीय विदेश नीति में ये एक सोच बन रही थी, खास करके उदारीकरण के बाद, कि शायद भारत जो है वो पूर्वी यूरोप से पश्चिमी यूरोप की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हो सका। अभी खास करके जब से इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को बाहर किया और जब से अब हमारा फ्री ट्रेड हुआ है, तो पश्चिमी यूरोप के साथ तो हमारा एक अच्छा मजबूत रिश्ता तो है ही है, लेकिन पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप तरफ जाने में जो मध्य यूरोप है, और मध्य यूरोप में आज प्रधानमंत्री मोदी वहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य यूरोप के साथ बहुत सारी बातें की जाएगी। और उसमें मुझे लगता है कि ये जो AI सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है, या मेक इन इंडिया का भी प्रोग्राम है, भारत में जिस प्रकार से जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात की जा रही है, मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर ये कोशिश की जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। अयोध्या राम मंदिर में चंदे के गबन के मामले की ये बात है। इसकी जांच करने के लिए FIT गठित की गई। ये FIT आज अयोध्या पहुंचेगी। मंदिर में चंदे के रकम में हेरफेर करने का मामला पिछले हफ्ते सामने आया था। ट्रस्ट के पदाधिकारी भी खुद ही तब से छानबीन करने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि रकम गायब करने वाले 5 लोगों को पकड़ रखा है।
उनके जरिए चोरी की काफी रकम भी बरामद कर चुके हैं। इस बीच शनिवार दोपहर श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री से मामले में एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया। इस एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के पुलिस आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन जी इसमें शामिल है। लेकिन सपा सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में ध्यान भटकाने के लिए उनकी बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करवाई। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अदिति यादव के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी के लोगों ने ही कराई है। बयानबाजी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। तो ये पहले तो राम मंदिर के चंदे वाली बात, सज्जन जी, ध्यान भटकाने की कोशिश, इससे क्या ध्यान भटक जाएगा? राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला बहुत बड़ा है, बिल्कुल नहीं भटक सकता। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पे आप देखिए 2024 के बाद से प्रतिदिन लगभग 1 लाख भक्त ऑन एन एवरेज वहां पे दर्शन कर रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा है। और जहां पे अभी तक ये अनुभव रहा है कि वीआईपी टिकट के बिना भी आप आधे घंटे से 40 मिनट में दर्शन कर सकते हैं, वहां पे 7.5 करोड़ रुपए का गबन हो गया और ये आपको पता नहीं चला, जबकि इंटरनल ऑडिटिंग का एक रेगुलर व्यवस्था है, सब कुछ है। तो निश्चित तौर पे ये व्यवस्था की कमी है और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कुछ ऐसा ना हो। लवकुश मिश्रा जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें अपने खाता, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पकड़ में आया। बिल्कुल ठीक, ये बात पकड़ में आई कि कितना चंदा गया और कितना आपके खाते में दिख रहा है, उपलब्ध कितना है, उसमें जो भी शामिल है, लवकुश मिश्रा हो और भी सारे लोग हैं, वो पकड़े गए हैं। लेकिन ऐसी चीजों से क्या होता है कि देश की तो बदनामी होती ही होती है और एक नया जो हम कह रहे हैं कि आस्था पर भी चोट होती है। बिल्कुल, जो एक सांस्कृतिक, एक लोगों का एक विश्वास है, उसको लेके बहुत बड़ी आहत होती है। तो वैसी स्थिति में लोगों को आगे से ये व्यवस्था करनी चाहिए। तो एसआईटी का गठन हो चुका है और आज ये 3 सदस्यीय एसआईटी टीम, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी के साथ कोलकाता के बाद अब दिल्ली में बड़का खेला हुआ है और ममता बनर्जी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने दूसरी पार्टी में विलय करने का ऐलान भी कर दिया। यानी कि पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में 80 में से 64 विधायकों ने बगावत की, नेता प्रतिपक्ष का पद ममता के खेमे से छीन लिया। अब लोकसभा में भी टीएमसी के 28 में से 20 सांसद बागी हुए। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। एनसीपीआई यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान हो गया है। काकोली घोष ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ वो काम करेंगे। अब ये सोचिए, करेंगे इस पे चर्चा। पहले काकोली घोष को सुनिए। एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। देखिए भाषा कितनी जल्दी बदलती है। कभी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले नेता अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले स्पीकर को टीएमसी के 20 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर अलग सिटिंग अरेंजमेंट करने की मांग की थी, लेकिन कल स्पीकर से मिलते वक्त 17 सांसद ही मौजूद थे। जो 3 सांसद मौजूद नहीं थे उनमें देव अधिकारी, रचना बैनर्जी और कालीपत सोरेन मौजूद नहीं थे।
अब इस बगावत के बाद ममता बनर्जी के लिए चुनाव चिन्ह बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि विधानसभा में 2/3 बहुमत से पार्टी टूट चुकी है। लोकसभा में भी 2/3 की टूट हो चुकी है, राज्यसभा में 2/3 की टूट बाकी है। हालांकि 13 में से 4 राज्यसभा सांसद तो इस्तीफा ही दे चुके हैं। राज्यसभा में ममता की ताकत अब केवल 9 पर रह गई है, यानी कि जिस ममता के पास टूट से पहले 42 सांसद हुआ करते थे, अब ममता बनर्जी के पास 17 सांसद ही रह गए हैं, 8 लोकसभा 9 राज्यसभा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को, आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, आपको मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सयानी की ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। तो ये वो चेहरे हैं, दहाड़ने वाले, चिंगाड़ने वाले, ममता बनर्जी के साथ खड़े होने वाले, आज पाला बदलने वालों में से जाने जाएंगे। सज्जन जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। बैटल ऑफ बंगाल में अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या सिंबल और नाम, ये जो फूलों का जोड़ा है, वो बचा पाएंगी ममता बनर्जी? देखिए, ये जो टीएमसी की जो गुटबाजी है और जो टूट हो रहा है, ये जो मकर जाल वाली स्थिति है, उसमें कुछ चीजें स्पष्ट हैं। व्यवहारिक तौर पे टीएमसी खंड खंड होकर टूट रही है। ऋतुव्रत बनर्जी के अंदर में 60 से ज़्यादा विधायक चले गए। यहाँ पे साइनी घोष, काकिलो घोष के अंदर में 20 से ज़्यादा सांसद चले जाएंगे। राज्यसभा में ऑलरेडी ये हो चुका है। अब ये बात स्पष्ट है कि टीएमसी का बचना मुश्किल लग रहा है। रही बात कानूनी दुविधा वाली, अब वो दुविधा की सुविधा टीएमसी को थोड़ी बहुत है। वो कारण ये है कि जो 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में 10th शेड्यूल में, वाजपेयी जी के समय में, उसमें स्प्लिट वाली जो एक थी कि 1/3 को आप स्प्लिट कर ले और अलग उसको वैधानिक रूप से पहचान दे दे। इंदिरा गांधी ने वो किया था आयाराम गैराम को रोकने के लिए, उसको खत्म किया गया कि कम से कम 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर्स का होना अनिवार्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक और चीज स्पष्ट किया, सुभाष देसाई वर्सेस गवर्नर महाराष्ट्र वाले शिवसेना के केस में, कि केवल लेजिस्लेटिव पार्टी ही अनिवार्यता के बात नहीं है, ओरिजिनल पार्टी का भी मर्जर होना चाहिए। लेकिन यहां पे थोड़ी बहुत सुविधा ये मिल जाएगी रेबल कैंप को कि इस पे पहले स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है। स्पीकर का जब डिस्क्रिप्शन आएगा, वो कब फैसला लेंगे, क्या व्यवस्था देंगे, तब तक इनकी वैधानिकता बची रहेगी। उसके बाद फिर वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा स्पीकर का मामला। अब जब वहां पे जाएगा तो इस तरीके से ये जो मर्जर है, ये जब तक फैसला आता नहीं है बचा रह जाएगा। लेकिन व्यवहारिक तौर पर टीएमसी एक साइन पोस्ट पार्टी बन के रह गई है। जैसे शेल कंपनी, अभी आप ब्रेक में उदाहरण दे रहे थे ना, जैसे शेल कंपनीज बनती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा है टीएमसी नेताओं का इन्वेस्टमेंट हो गया है एक ऐसी ही पार्टी में। आगे आपके नजरिए में वो कानूनी लड़ाई कहाँ जाती दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा मैं सज्जन जी शायद स्लिप हो गया होगा। वो जो संशोधन हुआ था वो 10 शेड्यूल वाला, वो इंदिरा गांधी के समय में नहीं, वो राजीव गांधी के समय में हुआ था। अच्छा। 52nd अमेंडमेंट राजीव हुआ था। एक वो हो जाता है कई दफे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये व्यवस्थाएं हो रही हैं और जो मर्जर की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि कई दफ़े क्या होता है कि कानून को अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं बनाते हैं, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बनाते हैं, तो कई दफ़े उस समय तत्कालीन तो हमें लाभ मिल जाता है, लेकिन कालांतर में इस पर इसके दुष्प्रभाव नज़र आते हैं। जो राजीव गांधी ने भी कानून बनाया था वो तत्कालीन व्यवस्था को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, और 2003 में भी जो इस पर संशोधन हुआ वो भी उसी समय एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए बनाया गया था, और उसका अब आप दुष्प्रभाव देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और नैतिकता की बात हम लोग कर सकते हैं इसमें, कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से अलग होता है या उस पर व्हिप जारी होता है तो वो नैतिकता के दायरे में आ जाता है। पर वो समूह अगर एक साथ अलग होता है तो समूह तो व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। अगर व्यक्ति पर नैतिकता है तो समूह पर नैतिकता क्यों नहीं लागू होता? बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। जहां तक सवाल ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में या नहीं? बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये मणिपुर के का ही मामला जो था, और वो मेरे ख्याल से 90 के दशक में भी ये बात तय हो गई थी कि स्पीकर का भी जो जुरिस्डिक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पर न्यायालय में जो चुनौती है वो मामला लंबित हो जाता है। जैसे आपने शिवसेना के केस में देखा, वो न्यायालय में इतना लंबित हुआ कि उसके बाद वहां चुनाव हो गए, और जब चुनाव हो गए तो उसके बाद दो गुट अलग अलग। ऐसा तो नहीं, ये भी वहीं तक जा रहा है मामला? ये भी लग रहा है कि ये मामला भी वहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है
और इसका एक सकारात्मक पक्ष हम देख सकते हैं। मैं सकारात्मक पक्ष ये कहना चाह रहा हूँ कि खास करके अगर मोदी जी का ये जो तीसरा टर्म है, जिसमें कि अब वो भारत में उन्होंने सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी हो गए, तो जो बहुत सारी जटिलताएं हैं, खास करके जो नारी विधेयक है, रिजर्वेशन वाला विधेयक है, या ऐसे जो जटिल मामले हैं जिसके लिए उनको नंबर्स चाहिए, डिलिमिटेशन का मामला, वो नंबर्स लाने के लिए अगर इस प्रकार से सांसद जुट रहे हैं, और कई दफे ऐसा होता है कि इस तरीके से अगर अंतोगत्वा भारत और भारतीय व्यवस्था को लाभ हो जाए, तो मुझे लगता है कि उसका एक सकारात्मक पक्ष वही हो सकता है। सबके लिए कुछ कुछ आप देख रहे हैं गेन करने का अवसर है। अभी ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पार्टी तो जा ही रही है, उनका भतीजा भी मुश्किलों से घिरा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बागी गुट को मान्यता न देने की अपील की। ममता गुट के 2 सांसद कीर्ति आजाद और राज्यसभा की सदस्य सागरिका घोष बागियों से पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दरवाजे तक पहुंच गए और वो अपने साथ ये अर्जी लेकर गए थे कि बागियों को अलग गुट की मान्यता न दी जाए और जो पार्टी की लाइन से हट रहे हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए। बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये कहा गया है, शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे। वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे। उस सीपीआई की भी बात कर ले जहां 12 घंटे पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। देखिए, ये होता है किस्मत का पलटना। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद इसी एनसीपीआई में शामिल हुए हैं। ये पार्टी 2023 में ही बनी। हावड़ा में रजिस्ट्रेशन हुआ, त्रिपुरा में चुनाव लड़ा। पार्टी का चुनाव चिन्ह 7 किरणों वाले पेन की एक निब है। इसे राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? एक पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है, तो वो पार्टी के साथ हम लोग मर्ज हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे, तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। क्लेम करेंगे हाँ, टीएमसी आप है बाद में। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदली तो ममता बनर्जी की पार्टी की तस्वीर बदल गई और एनसीपीआई की भी तस्वीर बदलने जा रही है। नहीं, इसे कहते हैं कि मतलब अचानक से कलयुग से सतयुग किसी को मिल जाए। बिल्ली के भाग से छीका टूटा। हाँ, बताइए, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी के बाद 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं। रातों रात इनके पास तो तस्वीर बदली की तकदीर बदली, ये समझना आवश्यक होगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि नेशनलिस्ट और सिटीजन, ये 2 शब्द इसके बड़े महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रवादी भी हैं और नागरिक भी हैं। अब ये अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रही, मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा जो अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भारत में, उसमें से ये एक पार्टी है। मैं अभी सज्जन जी ने इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताया, शांतनु साहा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि बस वो संगठन के अध्यक्ष थे, ये भी समझना मुश्किल है। लेकिन ये है कि रातों रात ये जो पार्टी है, त्रिपुरा में काम करने वाली, बंगाल में रजिस्टर्ड, और अब जो है 20 एमपीज इधर के इनका वरदान प्राप्त हो गया। मुझे लगता है कि इसीलिए ये आवश्यक है कि एक डिबेट ऐसा हो और खुलकर इस पर चर्चा हो कि क्या नैतिकता सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए है या व्यक्तियों से बनाए गए समूह पर भी वो नैतिकता लागू होती है। क्योंकि ये कानून बनाना और कानून को किसी प्रकार से सरकमवेंट कर देना, मुझे लगता है कि ये राजनीति के लिए, और खास करके भारत जिस ओर बढ़ रहा है, जो रसूख भारतीय लोकतंत्र का है, जो भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हैं, वो मुझे ऊपर से ये थोड़ी उसमें समस्याएं आती हैं। ऐसी आपने समस्या की बात कर दी। इस वक्त तो सबसे बड़ी समस्या अभिषेक बनर्जी के सामने है। अभिषेक बनर्जी और उनके अपने बड़े खासम खास जहांगीर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अपने आप को स्वघोषित वो पुष्पा झुकेगा नहीं,
है ना, ये ऐसे ही ये सब स्टाइल मार रहे थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान, आज परेड कर रहे हैं ये। जहांगीर खान को फलता पुलिस ने इस बार न सिर्फ हाफ पैंट में परेड करवाई, पाँव में चप्पल नहीं थी, कान पकड़े हुए थे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। जिस जहांगीर की ममता सरकार में तूती बोलती थी, उसके गुंडे हिंदुओं को वोट देने से रोकते थे, डराते थे, धमकाते थे। उस जहांगीर का क्या हाल है जरा इस तस्वीर में देखिए। पुलिस ने कमर में रस्सी बांध रखी है, दर बदर सड़क पर घुमा रही है, पाँव में चप्पल नहीं है, चेहरे की चमक उड़ चुकी है, सरकार जाते ही सब गायब हो गया, सारी हेकड़ी निकल गई सर। नहीं, देखिए ये है कि ऐसा हुआ है पहले भी, और ख़ास करके वो इसलिए होता है कि जब इस प्रकार के अपराधी हों और उससे उन्होंने डरा के धमका के एक माहौल बनाया हुआ हो, तो जनता में आत्मविश्वास लाने के लिए उनको सुरक्षित एक ऑप्टिक्स जो है वो दिखाया जाता है प्रशासन का, ताकि उससे जनता में विश्वास हो और जनता जो है उसको ये भरोसा हो कि शायद अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, या शायद विधि व्यवस्था लॉ, क्योंकि याद रखिए ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर विधि व्यवस्था होगी तभी समृद्धि आएगी। बिना विधि व्यवस्था और सामान्य सुख के समृद्धि भी नहीं आती। तो ये मुझे लगता है कि एक ऑप्टिक्स है और उस ऑप्टिक्स में ये किया गया है, और ये मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज है, क्योंकि जन विश्वास से ज़्यादा बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। ठीक, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। यूपी के बहराइच की रैली में टीएमसी की बगावत पर उन्होंने तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि टीएमसी के नेता सिर झुकाकर लाइन लगाते हुए बीजेपी के साथ हो गए, दिल में मदीना आंख में काबा कहने वाले बीजेपी के साथ चले गए। बहराइच में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने टीएमसी बगावत को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों को घेरा। अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। अब जो बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि वे यूपी में बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है, बशर्ते उन्हें बराबरी का सम्मान और दर्जा मिले। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो अवध के मुस्लिम बेल्ट वाली पिच पर असदुद्दीन ओवैसी ने दनादन बैटिंग की है, और समस्या इससे बीजेपी को नहीं है, बीजेपी को तो फायदा है। समस्या किससे है? वो अखिलेश यादव को है। ठीक प्रोफेसर साहब, यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। नहीं, तो उन्होंने प्रश्न तो अखिलेश यादव जी के लिए ही उठाया है, क्योंकि अभी क्या है कि बिहार में और यूपी में
जहाँ बिहार में तेजस्वी यादव और यहाँ ये दरअसल मुसलमान वोट बैंक की राजनीति ये करते रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जो हम समझते हैं वो दरअसल लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टी ही करती रही है। अब सवाल यह है कि उस वोट बैंक का शेयर लेने एक मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम के धर्म के आधार पर राजनीति करने वाला एक व्यक्ति वहां जाकर कह रहा है कि मैं मुसलमानों का पूरे देश में सबसे बड़ा संरक्षक मैं हूं, अब तुम लोगों ने जो छोटे छोटे बैंक बनाए उसमें से मेरा शेयर दे दो क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूं। तो ये जो समस्या फंस गई है, ये कौन मुस्लिम वोटों का कौन सबसे बड़ा संरक्षक है या किसकी सबसे बड़ी ठेकेदारी है, ये आपस में ही ये नहीं तय हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो एक तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा ये भी है कि जो हिंदू वोटर हैं उनमें सजगता आएगी और हिंदू जो धर्म है जिसमें जात पात की जो समस्या सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है कि उसको पाटने में बहुत सफलता मिल पाएगी। जो लोग चाहते हैं कि जो जातिगत आधार है उसको पाटकर हम एक समरूपी समाज बना सकें। ठीक, महाराष्ट्र में भी मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले कोई कमेंट सज्जन जी, ये जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, इन्होंने तो आरजेडी को भी कहा था कोई गठबंधन नहीं हुआ, मुस्लिम किस तरह से वोट करेगा, हम आगे की बात कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना बेहतर समझेगा या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। देखिए, अभी तक मुस्लिम जो जनमानस रहा है वोटिंग का, वो ये रहा है कि जो भी बीजेपी को हरा है सीट दर सीट उसको वोट करेगा। लेकिन अब तस्वीर क्या बदल रही है कि मुस्लिम्स को भी ये दिखने लगा है कि जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज हैं, ठीक है, उन्हें भी उनके अलावे अगर बाकी हिंदू जातियां जो हैं अगर वोट नहीं कर रही है तो उसका प्रासंगिकता क्या है? फिर आप हुमायूं कबीर के साथ जाए, ओवैसी के साथ जाए, अपनी अपनी पार्टीज के साथ। अब अभी तक क्या होता था कि आप ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करते थे, अभी ओवैसी का बदला है ये, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम हम नहीं, टीएमसी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टी है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो आने वाले समय में आप देखिएगा, मुस्लिम्स को जब ये दिखेगा कि जो सेकुलर पार्टियां उनके नाम पे वोट करती हैं लेकिन उन्हें बाकी हिंदू वर्ग का वोट नहीं मिल रहा है, तो जब हमारे ही वोट से आना है तो हम अपनी पार्टी को चुनेंगे। नहीं तो पर इनको उत्तर प्रदेश में कोई हुमायूं कबीर भी तो चाहिए, समय आएगा, वो धीरे धीरे। देखिए, पीस पार्टी थी, उसके अलावे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल थी। कहने का मतलब है एक ये चीज होगा कि अभी आपके साथ यादव हैं, उसके अलावा और कितनी जातियां आ रही हैं। पर एक चीज तय है कि जिस प्रकार से ओवैसी खुलेआम अपील कर रहे हैं, क्या वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के धाराओं के अनुरूप है? नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम भारत को सच में एक सशक्त राज्य बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति की कोई जगह नहीं। अलायंस अब होगा या नहीं होगा ये तय तो अखिलेश यादव करेंगे और इसकी संभावना भी मुझे नील ही दिखाई दे रही है। अब आगे कुछ हो जाए, राजनीति में तो कुछ भी संभव है, तो आगे की बात है। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया सज्जन जी, प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।